सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास। क्यों? क्योंकि आज की क्लास के साथ फिर से हम लोग एक नई जर्नी शुरू करेंगे, फिर से एक नए चैप्टर के अंदर हम लोग एंटर करेंगे और नई नई चीज़ों को यहाँ पर सीखेंगे। सो बच्चों, अब तक हम लोगों ने क्या कर लिया है? पार्ट ए के अंदर, जैसे कि मैंने आपको सिलेबस गाइडेंस के अंदर बताया ही था कि पार्ट ए के अंदर हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं और उन 8 चैप्टर्स में से हम लोगों ने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं जो 30 मार्क्स की वेटेज रखते हैं आपके एग्जाम में। एंड आई होप कि अब आप कंप्लीटली उस 30 मार्क्स के लिए प्रिपेयर्ड हैं। जब भी आपका कोई भी एग्जाम आएगा, अब बस आपको रिवीजन करना है। आपने बहुत ही इन डेप्थ क्लैरिटी के साथ अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते हुए आपने अपने सारे पाँचों के पाँचों चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए होंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स से बता भी दीजिएगा कि आपने कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए और कितने अभी भी बाकी हैं। ठीक है, तो ये एक फीडबैक मुझे आप लोगों से चाहिए कि आपका सिलेबस कहाँ तक पहुँच चुका है। उसके अलावा एक जानकारी और कि आज ही के साथ हम लोग अपने ब्लॉक 3 में एंटर करेंगे, जिसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और ये तीनों ही चैप्टर आपके एग्जाम में 20 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। और इसी के साथ हमारा पार्ट ए जो 50 मार्क्स का है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप एक चीज़ देखो, पहले 5 चैप्टर 30 मार्क्स, लास्ट के 3 चैप्टर्स 20 मार्क्स। तो आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ समझ आ रही होगी कि लास्ट के 3 चैप्टर्स काफ़ी अच्छी वेटेज रख रहे हैं, तो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ये हमारे लिए। तो इन चैप्टर्स को हम लोग डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि हाई वैल्यू वाले जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, कहीं ना कहीं वो इन वाले चैप्टर्स में से हमारे बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने नए चैप्टर के साथ। तो बेटा फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और मैम को बता दीजिए कि यस मैम, हम हैं आज भी आपकी क्लास में प्रेजेंट। ठीक है, चलिए तो बेटा लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 6, स्टाफिंग। तो ऑलरेडी हम लोग जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ते पढ़ते हमने मैनेजमेंट को समझा। हमने अपनी क्लास 12 की जर्नी स्टार्ट करी एक नए दोस्त के साथ जिसका नाम था मैनेजमेंट। और वहीं पर हमें ये बताया गया कि इस मैनेजमेंट के अपने 5 भाई होते हैं, जिसका नाम क्या है? द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जिसमें आज हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? हम स्टाफिंग तक पहुँच चुके हैं। प्लानिंग में हमने ये समझा कि हम यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, सिर्फ दिमाग का खेल करते हैं, वहाँ पर ये सोचते हैं क्या करना है, कैसे करना है। जैसे ही हमारे सामने एक रास्ता आ जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक प्लानिंग सेट हो जाती है, प्लान एस्टैब्लिश हो जाते हैं, उसके बाद हम अगला कदम लेते हैं, ऑर्गेनाइजिंग की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पर हम लोग अरेंजमेंट करते हैं कि यार ये प्लान को हमें हासिल कैसे करना है, वो कौन से काम हैं जो हमें करने पड़ेंगे इस प्लान को अचीव करने के लिए। तो हम वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं सिमिलर नेचर के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करते हैं, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स बनाते हैं, लोगों की ड्यूटीज़ को असाइन करते हैं। तो वहाँ पर हमने सिर्फ अरेंजमेंट किया, पर ये काम करेगा कौन? इस काम को करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट की ज़रूरत है हमें। वो क्या है? वो है हमारे ह्यूमन रिसोर्स। तो ये चैप्टर हमें रूबरू कराएगा हमारे वही इंपॉर्टेंट एसेट के साथ जिसे हम कहते हैं द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ आवर कंपनी, जो एक्चुअल में अब काम करने वाला है। तो इस चैप्टर के अंदर हम अपने स्टाफ के बारे में पढ़ेंगे कि स्टाफ क्या है, कैसे रखा जाता है, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू अपने यहाँ पर स्टाफिंग को करते हो। ठीक है, तो लेट्स सी कि वो कौन से टॉपिक है जो इस चैप्टर में हम लोग कवर अप करने वाले बेटा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। ऑब्वियसली हम लोग ये समझेंगे कि स्टाफिंग क्या होती है, उसका पूरा इन डेप्थ मीनिंग हम लोग यहाँ जानेंगे। देन HRM, बेटा HRM स्टैंड्स फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और ये आज HRM कहाँ से आया है, पहले क्या था, आज क्या है, वो पूरा डिटेल हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। देन इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मीनिंग और बेनिफिट्स पढ़ेंगे। देन हमारे पास लास्ट टॉपिक होगा कि कुछ मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग है हमारे पास, वो मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। अब समझते हैं कि स्टाफिंग क्या है। देखो,
आपको अपने यहाँ पर लोगों से काम कराना है, ठीक है। लोगों से काम कराना बेटा सबसे बड़ा टास्क, मैं तो कहूँगी कि ये सबसे बड़ा टास्क होता है किसी से काम कराना। क्यों? क्योंकि हर किसी का काम करने का अपना तरीका अलग है, हर किसी के वैल्यू सिस्टम्स अलग है, अलग अलग क्वालिफिकेशन है, अलग अलग बैकग्राउंड है ना। तो स्टाफिंग में हमें ये चीज़ देखनी है कि किस तरीके से लोगों से काम कराया जाएगा। तो स्टाफिंग सिर्फ लोगों को रखने की प्रोसेस नहीं है। जब फर्स्ट चैप्टर में हम जस्ट स्टार्टिंग का एक इंट्रोडक्शन ले रहे थे तो बहुत ही एक सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों को वहां पर बताई गई कि स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ, क्या पढ़ा था हमने? स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द राइट पर्सन at the right job and in right time, है ना। यही हमने पढ़ा था कि एक सही पर्सन की स्टाफिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर एक सही पर्सन सही जॉब कर रहा हो और सही टाइम पर अवेलेबल हो जाए, वो हमने बोल दिया स्टाफिंग। बिल्कुल सही बात है। ये आप कहोगे कि ये एक हमारी बहुत ही सिंपल एक लेमैन वाली डेफिनेशन हो गई जिससे हम स्टाफिंग को समझ सकते हैं। बट स्टाफिंग सिर्फ इतना ही नहीं है। अभी आप समझोगे कि स्टाफिंग के अंदर कितनी सारी चीजें करते हैं कि हमें सही पर्सन को सही जगह पर सही समय पर रखने के लिए न जाने कितना कुछ करना पड़ता है। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टाफिंग का मतलब क्या है? स्टाफिंग इज डिस्क्राइब्ड एज द मैनेजरियल फंक्शन। सबसे पहले तो ये हमारा एक मैनेजरियल फंक्शन है। क्यों कहा गया बेटा इसको मैनेजरियल फंक्शन? बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने फर्स्ट चैप्टर में ही ये चीज पढ़ी थी बेटा कि इट इज अ पार्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन में से एक फंक्शन होता है स्टाफिंग। तो इसीलिए बोला गया दैट इट इज द मैनेजरियल फंक्शन। किस चीज का मैनेजरियल फंक्शन है ये? क्या बता रहे हो आप मैनेजरियल फंक्शन में कह के इसे? इट इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग। सबसे पहले तो आपके यहाँ पर कुछ वेकेंट पोजीशन है। वेकेंट पोजीशन मतलब खाली जगह है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपको अपने यहाँ पे लोग रखने हैं काम कराने के लिए, तो आपके यहाँ पे कुछ खाली जगह है। तो सबसे पहला काम तो यही है कि आपको यहाँ पर उन जगहों को भरना है, फिल करना है। बस एक बार फिल करने से काम हो जाता है क्या? नहीं, उसके बाद कीपिंग फिल्ड और उन पोजीशंस को फिल्ड रखना भी है कि इन केस ऑफ सपोज करो कि कोई हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चला गया तो फिर से जगह खाली हो गई तो उसको फिर से भरना पड़ेगा। किसी का रिटायरमेंट हो गया, किसी का हमने ट्रांसफर कर दिया, किसी का प्रमोशन हो गया, तो जब जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोजीशन खाली होगी तो उस पोजीशन को हमें भरे रखना है। ये भी स्टाफिंग के अंदर हमें इंश्योर करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सी बात, आप एक वो वाली डेफिनेशन भी अपनी लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है उस डेफिनेशन में भी कि स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब एट राइट टाइम। और ये भी सही है दैट स्टाफिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि हमें अपने यहाँ पर पोजीशंस को फिल करना है, उन्हें फिल्ड रखना है अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है जी। सो आई होप कि डेफिनेशन तो सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ना बेटा हमें थोड़ा सा स्टाफिंग का बैकग्राउंड समझना होगा, क्योंकि स्टाफिंग के फंक्शन में बहुत सारे मेजर चेंजेस आए हैं। एज वेल एज अगर मैं 2025 के पेपर की बात करूं तो एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से आया 3 मार्क्स का लास्ट ईयर। मैं बताऊंगी वो कौन सा टॉपिक था। और बहुत सारे बच्चों ने वो जो टॉपिक है वो या तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, या अटेम्प्ट किया तो उसको गलत समझे या गलत आंसर्स लिखे। बहुत रेयर बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली उसका आंसर सही लिखा था। क्यों? क्योंकि बच्चे इस वाले टॉपिक को स्किप कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में अब तक काउंट नहीं किया जा रहा था, बट लास्ट ईयर सीबीएसई ने जब ये टॉपिक दिया तो उसने समझाया कि जितने भी टॉपिक्स आपको हमारे सीबीएसई करिकुलम में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिए कि ये अब तक नहीं आया है तो आगे भी नहीं आएगा। तो हर टॉपिक का अपने एक रेलेवेंस है, वो कभी भी कोई सा भी टॉपिक उठा के दे सकते हैं, क्योंकि पेपर का कुछ ऐसा रहता है कि 10 से 15% पेपर वही बच्चा अटेम्प्ट कर पाता है जिसने एक्चुअल में पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा हो। ये जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पे जाते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पे डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट अगर आपका टारगेट है 80 आउट ऑफ 80 तो भाई आपको फिर तो एक एक चीज पढ़कर जानी होगी। तो ये ऐसा ही एक टॉपिक है जिसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, बट जो अपना एक गोल लेकर चल रहा होगा 80 में से 80 का, वो बच्चा ये भी पढ़कर गया होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक भी अब से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप कह सकते हो कि काउंट हो रहा है, क्योंकि PYQ में ऐड हो चुका है, ठीक है। तो देखिए जरा,
तो स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम कि जो हम आज ये जो एचआर बोलते रहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो स्टाफिंग उसका पार्ट है। कैसे पार्ट है? तो उसके लिए थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या। सो स्टाफिंग इज अ फंक्शन दैट ऑल द मैनेजर्स मस्ट परफॉर्म। पहली बात तो स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसको हर एक मैनेजर को परफॉर्म करना होता है अपने अपने लेवल पर। हर किसी को ये देखना है कि भैया मेरे डिपार्टमेंट में कितने कितने लोगों की जरूरत है, कितनी पोजीशंस खाली है और कौन सी पोजीशंस खाली है, या हर किसी को देखना है। ठीक, इट इज अ सेपरेट एंड द स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन द मैनेजमेंट। अब देखो क्या होता है ना कि आपको स्टाफिंग करनी है, आपको स्टाफिंग ऐसे थोड़ी करनी है कि हाँ आग बंद करके अच्छा 10 लोग चाहिए 10 लोग लग दिए। आपने कभी अगर न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट देखी हो तो उसमें देखना कि लिखा होता है कि सपोज किसी स्कूल के अंदर स्टाफिंग चल रही है ना, स्कूल के अंदर वेकेंट पोजीशंस जो है उनको फिलअप किया जा रहा है, तो उसमें लिखा होगा कि हमें 2 पीजीटीज चाहिए, सब्जेक्ट आगे मेंशन होंगे, हमें 4 टीजीटी चाहिए, उसके आगे सब्जेक्ट मेंशन होंगे, ठीक है, 2 हमें क्लरिकल स्टाफ के लिए लोग चाहिए, हमें 1 पियोन चाहिए, हमें इस तरीके से 3 सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने नंबर भी बताया कि कितने लोग चाहिए, किस पोजीशन के लिए चाहिए, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन लेवल होना चाहिए, क्या पोस्ट के लिए हम लोग यहाँ पर लोगों को इनवाइट करने जा रहे हैं, तो वो सब चीजें भी मेंशन हो रही है ना। तो आप ये देखो कि स्टाफिंग के अंदर हम लोग ये भी देखते हैं कि कौन लोग चाहिए, किस पोजीशन के लिए चाहिए, और ये हर एक लेवल के मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंश्योर करना कि उनके यहाँ पर कितनी जॉब पोजीशंस वेकेंट है। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक सेपरेट और स्पेशलाइज्ड फंक्शन की तरह हम लेकर सामने आए हैं। It involves dealing with the human relations and selecting the qualified people for the job। और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ह्यूमन रिलेशन को मेंटेन कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं क्वालिफाइड लोगों को अपने यहाँ पर जॉब्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, स्टाफिंग एज मैनेजमेंट फंक्शन। स्टाफिंग एक मैनेजमेंट फंक्शन कैसे है, ये तो हमें फर्स्ट चैप्टर में पता चल गया था कि स्टाफिंग एक तरीके से जेनरिक मींस एक कॉमन फंक्शन है मैनेजमेंट का, जैसे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। जैसे हम प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करते आए हैं, जस्ट वैसे ही हम लोगों को स्टाफिंग करनी एक प्रोसेस है, उसको हमें यहाँ पर फॉलो करना है। स्टाफिंग डील्स विद ह्यूमन एलिमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, क्योंकि स्टाफिंग किसके साथ डील कर रहा है, ह्यूमन एलिमेंट के साथ डील कर रहा है। द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड हेविली अपॉन हाउ वेल द स्टाफिंग इज डन। आपके यहाँ पे लोग कैसे हैं, उसी के हिसाब से आपके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। जैसे कि बहुत सारे लोग, मैं कहती हूँ कि बिजनेस खोलते हैं। अब जैसे कि मैं अगर आसपास के एरिया की बात करूँ, उनके कुछ एग्जांपल्स देखूं, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक साथ एक ही जैसे दुकानें खोलकर बैठ जाते हैं। जैसे कि किसी ने चाइनीज आउटलेट खोला, सबको लगता है कि खाने पीने के जो दुकानें होती है या खाने पीने का जो काम होता है ये सबके लिए ही प्रॉफिटेबल होता है, बट मेरा मानना ये नहीं है। मेरा मानना है कि खाने पीने की दुकान चलेगी या नहीं चलेगी वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है, मतलब मैं तो कहूँगी शायद ज़्यादातर डिपेंड करती है ऑन द टेस्ट, है ना। हम हर जगह तो सब कुछ खाना नहीं पसंद करते। तो मैंने देखा कि एक ही रोड पर लगातार 4 दुकानें खुली हुई है और चारों की चारों जो है वो चाइनीज आउटलेट ही है। ठीक, अब 2 दुकानें ऐसी है जिसपे इतनी ज़्यादा भीड़ लग रही है और 2 दुकानें ऐसी थी जिसपे कुछ खास भीड़ नहीं थी, लोग वहां पर भी थे बट बहुत ज़्यादा भीड़ मेरे को देखने को नहीं मिल रही थी। क्यों? तो मैंने 4 दिन लिए इस चीज़ को समझने के लिए, और मैं हर एक दिन एक चाइनीज़ आउटलेट पे गई और मैंने कुछ ट्राई किया, टेस्ट किया। तो मुझे ये समझ में आया कि जिन दुकानों पर भीड़ थी उनका स्टाफ बहुत एफिशिएंट था। पहली चीज़, जैसे ही ऑर्डर मिलता है उसके 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने ऑर्डर प्रोसेस करके डिलीवर किया। टेस्ट, डेफिनेटली उन्होंने जो लोग चुनकर रखे हुए थे वो एक्चुअल में स्पेशलिस्ट थे अपनी उस प्रॉपर डिश को प्रिपेयर करने के लिए। और वहीं पे जो 2 दुकानें दूसरी थी जिनके पास इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, वहाँ मैंने देखा कि जो स्टाफ था कहीं ना कहीं वो इनएफिशिएंट स्टाफ था, वो अपने उस काम में परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा था और ऑर्डर प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। यानी कि स्टाफ जिस तरीके से काम करता है कहीं ना कहीं वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, और ये मुझे उन चारों आउटलेट को देखकर समझ आया। तो यहाँ पर भी वो यही बात समझाना चाह रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस उसके यहाँ पर जो स्टाफ काम करता है उस पर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। और आपको अपने आसपास देख लेना, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन दिख जाएंगे जहाँ पर आपको ये फर्क दिख रहा होगा कि हाँ एक का काम बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसका खुद के प्रोडक्ट की क्वालिटी तो है ही, बट उसका स्टाफ किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है वो भी मैटर करता है। आप किसी कपड़ों की दुकान पर चले जाओ, कपड़ों की दुकान पर देखो कि
हर कपड़े की दुकान पर भी भीड़ नहीं मिलेगी आपको। कईयों का स्टाफ ऐसा होता है, वो सेल्समैन ऐसे रखते हैं जो सामने वाले को बिल्कुल कन्विंस कर लेते हैं। वो मतलब आपको अपनी बातों में ऐसा उलझा लेंगे कि आप नहीं भी खरीदना चाहोगे तो बल्कि एक एक्स्ट्रा चीज ही खरीद के लेकर घर जाओगे। क्यों? भैया वो स्टाफ बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो स्टाफिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि वो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आया, व्हाई स्टाफिंग इज इंपॉर्टेंट। क्यों करना है हमें स्टाफिंग? अरे भाई, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस ही स्टाफिंग पे डिपेंड कर रही है। हम कितने अच्छे क्वालिफाइड, यानी कि हमारे स्टाफ की जो कॉम्पिटेंस है, उनके मोटिवेशन, उनकी परफॉर्मेंस, इन सभी चीजों पर ही तो टिका है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारा स्टाफ ही अच्छा नहीं होगा, वही अच्छे से काम नहीं करेगा, तो बना लो जितने बड़े बड़े प्लान, लगा लो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर लो, कुछ भी कर लो, आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने स्टाफ ही निकम्मा रखा है। तो निकम्मा स्टाफ रखोगे तो काम नहीं हो पाएगा। हमें अपना स्टाफ रखना है बिल्कुल कॉम्पिटेंट स्टाफ होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। ठीक है। सो गुड स्टाफिंग, बेटर परफॉर्मेंस एंड द गोल्स अचीवमेंट। तो हमेशा गुड स्टाफिंग आपको क्या करके देगी कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं आगे की कहानी की तरफ कि अब ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके के होते हैं, है ना। एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक बिग ऑर्गेनाइजेशन होता है। कुछ लोग छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं तो कुछ लोग बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। तो ये स्टाफिंग फंक्शन क्या छोटे और बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भी अलग अलग होता है? हाँ, समहाउ थोड़ा सा अलग होता है। कैसे? इन स्मॉल फर्म्स मैनेजर्स डू एवरीथिंग देमसेल्फ। क्योंकि जब छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तब हम सारे काम खुद से करना पसंद करते हैं और कर भी लेते हैं। कि चाहे हमें सैलरीज डिसाइड करनी हो, चाहे हमें अपने एम्प्लॉयज के वेलफेयर के बारे में सोचना हो, चाहे हमें वर्किंग कंडीशन को मैनेज करना हो, ये सारे काम हम खुद से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिविटीज कम है, नंबर ऑफ लेवल्स कम है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम है, तो एक ही पर्सन इन सारी चीजों को बहुत इजीली मैनेज कर सकता है। ठीक है। बट अगर यही ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे? तो कैसे चीजों को मैनेज किया जाएगा? सो व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज, a separate human resource department which is known as HRD is created. अब भाई जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ने लग जाएगा तो ऐसे में तो हमें अलग से इस काम को करना पड़ेगा। चलो फिर से एक एग्जांपल तुम्हें देती हूँ खाने पीने से। बिना खाए पिए तो हमारा काम चलता नहीं है ना। अब देखो, अगर घर में एक छोटी सी ही पार्टी है जिसमें गिनती के मुश्किल से कह सकते हो 10 ही लोग आ रहे हैं या 5 से 6 लोग आ रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि हलवाई बिठाने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है, केटरर्स को बुक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतना काम तो यार हम अपने घर में भी कर सकते हैं। इतनी थोड़ी बहुत सब्जी वब्जी और ये पूरा अरेंजमेंट तो हम खुद भी कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं है। हम अकेले सब चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। इतना तो हमारी मम्मी अपने आप ही कर लेती है सब कुछ, है ना। थोड़ी सी मदद हम लोग कर देंगे। बट वहीं पर जब बहुत बड़ा एक फंक्शन आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, लाइक आपके यहाँ पर 100, 200, 150 लोगों की गैदरिंग होने वाली है, अब ऐसे में तुम कहाँ मम्मी को गर्मी में अपनी किचन में काम करने के लिए छोड़ोगे यार। और 150, 200 लोगों के लिए काम करने के लिए सारे रिसोर्सेज भी उसी हिसाब से चाहिए ना। तो बस यहाँ पर जरूरत पड़ेगी कि अब सेपरेटली किसी स्पेशलिस्ट बंदे को बुलाना होगा जो इस काम को करे। तो तब हम अपने यहाँ पे या तो हलवाई बिठाएंगे या केटरर्स को बुक करेंगे। समझ आई ना ये बात? इसी तरीके से तो बस ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में हुआ। जब छोटा ऑर्गेनाइजेशन था तो सब कुछ खुद मैनेज कर रहे थे, हो रहा था सब काम। लेकिन जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा तो भैया नंबर ऑफ लेवल्स बढ़े, नंबर ऑफ एक्टिविटीज बढ़ी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़े। अब एक ही बंदा कैसे इन सब चीजों को हैंडल करेगा? तो हमने कहा कि इस काम को एक स्पेशलिस्ट तरीके से करेंगे, एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाएंगे, सेपरेट डिपार्टमेंट बनाएंगे और उसको हम नाम ही ये दे देंगे, क्या? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। कि भैया ये ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर हम लोगों के साथ डील करते हैं। बात समझ आई? चलो। सो HRD इंक्लूड्स द स्पेशलिस्ट हु मैनेजेस द पीपल प्रोफेशनली। और ये ऐसे लोग हैं जो इसी सब चीजों का काम करते हैं, इन्हीं सब चीजों को करने के लिए स्पेशलिस्ट है। सो मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स बिकम द स्पेशलाइज्ड एरिया। तो लोगों को मैनेज करना एक अलग स्पेशलाइज्ड एरिया यहाँ पर बन गया। सो द नंबर ऑफ HR स्पेशलिस्ट एंड द साइज ऑफ द डिपार्टमेंट यूजुअली शोज हाउ बिग द ऑर्गेनाइजेशन इज। तो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने HR स्पेशलिस्ट आपने रखे हुए हैं, क्या साइज है आपके डिपार्टमेंट का, यही बता देगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है। In a very large companies, the HR department may have different experts for the different HR functions. So बहुत सारी कंपनीज के अंदर जो HR डिपार्टमेंट होता है उसमें अलग अलग तरीके के एक्सपर्ट्स होते हैं। लाइक ट्रेनिंग के लिए अलग लोग रखे हुए होंगे, रिक्रूटमेंट कोई और करा रहा होगा, पेरोल यानी कि उनके पैसे वैसे के जो हिसाब किताब है वो कोई और रख रहा होगा। तो अलग अलग लोगों को यहाँ पर रखा जाता है उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, जिससे लोगों को हैंडल
किया जा सके। ठीक है, अब बेटा जो ये वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ, ये अब तक तो हम सब बेसिक पढ़ रहे थे, क्या था, कैसे है, क्या है। अब इस टॉपिक को आप मार्क कर लो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट बना है अभी लास्ट ईयर के एग्जाम से। यही है वो क्वेश्चन जो आपका सीबीएसई में 2025 का जो पेपर था उसमें आया। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया, जिसमें एक पैराग्राफ था। पैराग्राफ के अंदर उन्होंने कुछ एक्टिविटीज ऑलरेडी लिखी हुई थी, उसके अलावा कुछ और लिखने थे। अब कॉमन मिस्टेक्स क्या थी बच्चों की, कि बच्चों ने जो ऊपर पैराग्राफ में ही फंक्शंस लिखे हुए थे वही दोबारा लिख दिए। तो दोबारा सेम चीज लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, या कुछ गलत आइडेंटिफाई कर लिया, सिलेक्शन की प्रोसेस लिख दी, स्टाफिंग की प्रोसेस लिख दी, तो वो गलत हो गया। क्या करना था, जो ऊपर एक्टिविटीज नहीं थी उसके अलावा कुछ और 3 एक्टिविटीज यहाँ पर लिखनी थी। ठीक है, तो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, इसलिए आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेगा। पीवाईक्यू हो चुका है अभी आपके लिए। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे जो एचआरएम है ये कौन सी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी परफॉर्म करता है, मतलब इन्हें क्या क्या काम करना पड़ता है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। सबसे पहला काम है इसका रिक्रूटमेंट, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में आगे चर्चा करने वाले हैं, जिसका अभी फिलहाल सिंपल मतलब इतना समझो कि अपने यहाँ पर लोगों को, क्वालिफाइड लोगों को बुला रहे हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं कि जी हमारे यहाँ पर पोजिशन खाली है, अगर आप अपने आप को सुटेबल समझते हैं तो आइए और अप्लाई करके चले जाइए। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं, ये जॉब्स को एनालाइज करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जॉब्स के बारे में, ताकि ये जॉब का डिस्क्रिप्शन बना सके। अब जॉब का डिस्क्रिप्शन क्यों, जब आप लोगों को अपने यहाँ पे रखोगे तो उन्हें बताओगे ना कि यार तुम्हें क्या क्या काम करना है, और उस काम के अकॉर्डिंग उनका पैसा डिसाइड होता है। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन उनको पूरा बनाना होता है, इसीलिए उनको जॉब्स को एनालाइज करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ता है। फिर जब जॉब डिस्क्रिप्शन बन जाता है तो कंपेंसेशन और इंसेंटिव प्लान्स भी बनाते हैं, कब कौन सी पोजीशन के लिए कितना पैसा दिया जाएगा, कब इंसेंटिव दिया जाएगा, कब नहीं दिया जाएगा। उसके बाद ट्रेनिंग भी देते हैं, वर्कर्स के, एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, ताकि उनके करियर ग्रोथ अच्छा हो, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके। उसके अलावा ये लेबर्स के साथ रिलेशन भी मेंटेन करते हैं, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन भी मेंटेन करते हैं। सुना है ना, यूनियन बन जाती है, ट्रेड यूनियन, तो उनके साथ भी अपना रिश्ता ये बनाए रखते हैं, ताकि वो भी अनरीजनेबल डिमांड्स ऑर्गेनाइजेशन पे ना रखें। ठीक है, उसके अलावा भैया वर्कर्स हैं, लोग काम कर रहे हैं, उनकी दुख और तकलीफें होंगी, कुछ कंप्लेंट्स होंगी, कुछ शिकायतें होंगी, तो उन शिकायतों को भी दूर करना है, उनकी कंप्लेंट्स को सुनना है, उन सभी चीज़ों को हैंडल करना है, एज वेल एज अपने एम्प्लॉयज के लिए सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर का भी काम करना है ना भाई। एक एम्प्लॉय आ रहा है, डर रहा है, परेशान हो रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे आज ही निकाल दिया जाएगा, क्या सिक्योरिटी है मेरे पास इस जॉब की, मेरे लिए मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रहा है। तो देखो, किसी से भी काम कराने के लिए ना पहले आपको उसको ये एहसास दिलाना है कि आप हमारे अपने हो। कहते हैं ना, प्यार से इंसान 10 काम कर सकता है और डंडे से वो एक भी काम ना करे। तो आपको उनको ये एहसास दिलाना है कि यू आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए भी यहाँ पर काम करते हैं। और भाई इतना सब कुछ एम्प्लॉयज के लिए करो, अपनी कंपनी के लिए क्या कर रहे हो, तो कंपनी को डिफेंड करता है इन द कंपनी इन अ लॉ सूट्स एंड अवॉइडिंग द लीगल कॉम्प्लिकेशन, कि कभी भी अगर हमारी कंपनी के ऊपर किसी तरीके का कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आता है, कोई लीगल प्रॉब्लम आती है, कोई लीगल केस हो जाता है, तो वहाँ पर ये एचआर डिपार्टमेंट का जो स्पेशलिस्ट होगा वही खड़ा होगा और अपनी कंपनी को उस केस में क्या करेगा, डिफेंड करेगा। सो क्लियर, सारी एक्टिविटीज़ क्लियर हो गई आपको कि क्या होती हैं वो सारी एक्टिविटीज़, आई होप क्लियर हो गई होंगी। रिक्रूटमेंट करना है, जॉब एनालाइज करना है, कॉम्पेंसेशन लेवल डेवलप करना है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है, लेबर रिलेशन मेंटेन करने हैं, ग्रीवियंसेस को हैंडल करना है, सोशल सिक्योरिटी को आपको प्रोवाइड करना है, डिफेंड करना है कंपनी को इन लीगल प्रॉब्लम्स। ठीक, अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो एचआरएम है ये कहाँ से आया है, इसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ। जैसे आप पढ़ रहे हो ना इकोनॉमिक्स के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, द इवोल्यूशन ऑफ मनी, कि मनी का फॉर्म पहले क्या था और आज कहाँ तक पहुँच चुके हो। बस कुछ ऐसी ही कहानी हमें एचआरएम के लिए भी पढ़नी है। लास्ट में मैं आपको एक प्रॉपर एक समरी चार्ट भी दिखाऊंगी। अगर आप इतना कुछ भी नहीं लिखते हो तो वो एक समरी चार्ट है, उससे भी आप अपना जो टॉपिक है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार पहले मैं आपको डिटेल में बता दूं, फिर समरी चार्ट की तरफ चलेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एचआरएम पहले क्या था और आज कहाँ तक पहुंचा है। तो ट्रेडिशनल से मॉडर्न तक की जो इसकी कहानी है उसको समझते हैं। तो पहली बात कि एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने रिप्लेस किया है कुछ पुराने सिस्टम को, कुछ नया लाने के लिए कुछ पुराना तो खत्म करना ही होता है ना। एक नई जर्नी को स्टार्ट करने के लिए कहीं ना कहीं जो पुरानी जर्नी है उसको भूल जाना होता है, उसको हटाना होता है ना। तो
यहाँ पर दो सिस्टम थे बेसिकली हमारे, एक लेबर वेलफेयर और एक पर्सनल मैनेजमेंट। तो जब मॉडर्न एचआरएम डेवलप हुआ तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल और सोशल चेंज लेकर आए गए, जिसने इन दोनों मेथड्स को क्या कर दिया, प्योरली एलिमिनेट कर दिया। वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना, मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कौन से मिनट में आपको ये वीडियो पोर्शन दिखाई दे रहा है। इससे मुझे पता लगेगा कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा कि नहीं। आपके कमेंट का मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। अब ये दोनों मेथड्स थे क्या, कहाँ से आए थे, जरा वो देख लेते हैं, हिस्ट्री जान लेते हैं जरा इसकी भी क्या रही। तो देखो, सबसे पहले आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर आया एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके भी बहुत बाद की कहानी मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि अचानक से एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर हमने देखा कि लोगों को फैक्ट्री सिस्टम के अंदर, फैक्ट्री सिस्टम मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई गई, और जिससे कि बहुत सारे लोगों को एक ही साथ एम्प्लॉयमेंट एक ही छत के नीचे मिलना शुरू हो गया। सो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स वर एम्प्लॉयड अंडर द वन रूफ इन फैक्ट्री सिस्टम। अब उससे क्या हुआ कि एक पर्सन को हमने यहाँ पे टास्क दिया कि भैया वर्कर्स को हायर करो, फैक्ट्री लग रही है, काम शुरू करना है, लार्ज स्केल पे करना है, तो अब ये कौन देखेगा कि कौन कौन से वर्कर्स चाहिए, कितने चाहिए। तो ऐसा करो, एक बंदा इसी काम के लिए रखो कि वो सिर्फ क्या करेगा, वर्कर्स को हायर करेगा। और इसी ने यहाँ पर बताया हमें कि एक रोल होता है पर्सनल हायरिंग रोल्स। पर्सनल का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज, ठीक है, पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज ही होता है। तो यहाँ से उनको एक समझ आया कि ये भी ना एक काम है, लोगों को अपने यहाँ पर रखना भी एक काम होता है, ऐसे नहीं कि कैसे भी लोग रख लिए जाते हैं, इसके लिए भी कुछ बातें हैं, कुछ स्पेशल चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक, ओके। देन आया ट्रेड यूनियन मूवमेंट। अब ट्रेड यूनियन मूवमेंट के अंदर क्या हुआ, देयर वाज अ नीड फॉर समवन टू कनेक्ट द ओनर एंड द वर्कर। हमें लगा कि कोई तो ऐसा हो जो एक लिंक का काम करे ऑनर और वर्कर के बीच में। मतलब देखो, ऑनर जो है वो रोज रोज तो आके हमसे बात करेगा नहीं, तो जो ऑनर है कंपनी के और जो वर्कर्स हैं, अब इनके बीच में कोई एक लिंक हमें क्रिएट करना होगा कि जो हमारे लिए एक मीडिएटर की तरह काम करे। अब इस मीडिएटर के लिए ही हमने यहाँ पर अपॉइंट किया लेबर वेलफेयर ऑफिसर। हमने यहाँ पे कौन रखा, लेबर वेलफेयर ऑफिसर हमने यहाँ पे रखा, और उसका काम सिर्फ लिमिटेड था बेसिक एम्प्लॉयज वेलफेयर के लिए, कि वो क्या करता था, सिर्फ एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए वो काम किया करता था। एंड ही वाज नॉट रिस्पेक्टेड मच बाय ईदर द वर्कर्स और द ओनर्स। बस बेचारे की कह सकते हो कि इज्जत कुछ खास नहीं थी, उसको रखा तो गया था पर उसको ना वो ऐसे मान लेते थे, जैसे क्लास में कई बार हम टीचर्स मॉनिटर बना देते हैं ना कि बेटा चलो मैं जरा भी 5 मिनट में आ रही हूँ ऑफिस से, तब तो जरा क्लास को हैंडल कर लो। अब तुम में से तो बनाया मैंने वो मॉनिटर, और तुम सारे नलायक एक जैसे ही हो। अब वो बेचारा कह रहा है कि भाई चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, भाई की इज्जत रख लो यार, भाई की इज्जत के लिए चुप हो जाओ, पर तुम कहाँ इज्जत कर रहे हो उसकी। वो बेचारा तुम्हें चुप कराता रहता है, तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तुम्हारे भले के लिए कह रहा है कि देखो अगर बराबर वाली मैडम निकल कर आ गई तो पिटाई लगा के चली जाएंगी, पर तुम काम मान रहे हो, तुम उसकी इज्जत नहीं करते। सेम ऐसे ही मैं आई, मैंने देखा कि यार मैं तो इसको काम देकर गई तो इतना शोर शराबा आ रहा है, बाहर तक ऑफिस तक आवाज आ रही है, निकम्मा कहीं का, कुछ नहीं करा इसने, मॉनिटर बनाकर भी मैंने इसको कुछ नहीं किया इसने। मैं गई तो फिर मैंने भी डांट लगा दी, कहाँ रिस्पेक्ट करी भाई उसकी, उस बेचारे को एक पोजीशन दी मॉनिटर की, लेकिन तब भी ना तुमने उसकी इज्जत करी ना मैंने करी, मैंने भी उसको डांट लगा दी और तुमने तो उसको परेशान कर ही दिया था। तो बस ये भी तो सारे ऐसे ही करते हैं, सारे उन्हीं में से किसी एक को लेबर वेलफेयर ऑफिसर बनाया गया, ना ऑनर उसकी रिस्पेक्ट कर रहा था, ना ही उनके जो साथ वाले जो वर्कर्स थे वो उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही थी। चलो जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आया द राइज ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। अब लेबर वेलफेयर ऑफिसर से तो काम चल नहीं रहा था, उसकी तो कोई सुन नहीं रहा था, तो यहाँ पर हमने एक अच्छा भारी भरकम सा नाम रख दिया यहाँ पर, द पर्सनल मैनेजमेंट के नाम से, ठीक है। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि अब बढ़ने लगी थी, अब फैक्ट्री सिस्टम के अंदर जब हम लोगों को रख रहे थे तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि काम बढ़ रहा है, काम सिर्फ लोगों को रखने तक का ही नहीं है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, प्लेसमेंट है, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले चिंता मत करो। रिक्रूटमेंट का मतलब लोगों को अपने आप बुलाना, उनमें से किसी को सिलेक्ट करना है सिलेक्शन, उनको उनकी जॉब दे देना इज द प्लेसमेंट, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो। दिस गिव राइज टू द रोल ऑफ पर्सनल ऑफिसर एंड द लेटर ऑन द पर्सनल मैनेजर। अब भारी भरकम से एक नाम दिया, पहले तो था लेबर वेलफेयर ऑफिसर, लेबर, लेबर सुनते तुम ऐसे करते हो लेबर, अरे लेबर है, पर यहाँ पर मैंने एक अच्छा सा एक स्टैंडर्ड वाला नाम दिया, क्या, पर्सनल ऑफिसर, पर्सनल मैनेजर, तो तुम्हें लगा कि अच्छा यार ये कुछ तो है। तो अब
जब लेबर वेलफेयर ऑफिसर से काम नहीं चला, क्यों? क्योंकि काम और बढ़ने लगे थे, उसकी कोई इज्जत नहीं कर रहा था बेचारे की, तो एक नया हम लोगों ने यहाँ पर एस्टैब्लिश किया एक रोल, किसका? पर्सनल मैनेजर, या जिसको पहले पर्सनल ऑफिसर कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। फैक्टर सिस्टम हुआ, आइडेंटिफाई किया कि एक अलग से फंक्शन होता है वर्कर को हायर करने का, तो लेबर वेलफेयर ऑफिसर को रखा, उसके बाद आया पर्सनल ऑफिसर, पर्सनल मैनेजर, क्यों? क्योंकि काम बढ़ने लग गया था। ठीक, चलो अब आगे क्या हुआ, अब आगे की कहानी को समझते हैं। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे हम लोगों ने ये पहचाना कि भैया ये जिनकी हम इज्जत नहीं करते हैं ना, यही तो हमारे लिए सक्सेस की चाबी है। ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन बीइंग्स ही हमारे सक्सेस की चाबी है, नॉट जस्ट द मशीन। लोगों को लगता है कि मशीनें लग दो, हाई टेक्नोलॉजी वाली, टेक्नोलॉजी आ गई है, सब कुछ टेक्नोलॉजी कर लेगी। नहीं बाबा नहीं, कितनी मर्जी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, ये जो आज एआई इतना हो चुका और इतना ज़्यादा इसने लोगों के काम को रिप्लेस कर ले, जितना मर्जी कर ले, बट स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी है जो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही कर सकते हैं। बहुत सारे आजकल ये बोला जा रहा है कि कल को हो सकता है एआई टीचर्स को भी रिप्लेस कर देगा, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हो पाएगा। जो चीज़ हम आपको पढ़ा सकते हैं शायद वो मशीनें आपको नहीं पढ़ा सकती, शायद वो टेक्नोलॉजी आपको नहीं पढ़ा सकती। ठीक है, तो उन्होंने यही देखा कि यार ये ह्यूमन बीइंग्स ही हमारी सक्सेस का कारण है, इन मशीनों को भी चलाएगा कौन? हम ही तो चलाएंगे। सो फोकस शिफ्ट हुआ फिर एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट पे, कम्युनिकेशन पे और मोटिवेशन पे, कि अब सुनो, जब यही हमारी सफलता की चाबी है तो इन्हीं पे काम करेंगे, इन्हीं के डेवलपमेंट, इन्हीं के साथ कम्युनिकेट करेंगे, इन्हीं को मोटिवेट करेंगे। तो ये बात उनको समझ में आ गई। ठीक, नेक्स्ट, अब टेक्नोलॉजिकल चेंज भी आया। अब टेक्नोलॉजिकल चेंज जो आया तो उन्होंने देखा कि ठीक है मशीनें लगा रहे हैं, नए नए मेथड है हमारे पास, तो इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? नए नए स्किल्स चाहिए, न्यू स्किल्स चाहिए, और उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी हो गई। और लोगों को देखा गया कि ये तो हमारे लिए वैल्यूएबल रिसोर्स है, इनको ट्रेन करना पड़ेगा। तो अब जाकर निकल कर आया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। अब हमने फिर यहाँ पर बना दिया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कि देखो भैया काम सिर्फ इतना ही नहीं है, लोगों को रखना, सिलेक्ट करना, काम समझा देना नहीं, उसके आगे की भी बहुत सारी कहानियां हैं, और वो कहानियां अब कौन सुनाएगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर सुनाएगा। तो ये था हमारा एवोल्यूशन कि हमारे कहाँ से लेकर कहाँ तक हम आज पहुँच चुके हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ चुका होगा कि क्या थी कहानी और कहाँ तक पहुँची। ठीक है, लग रहा है थोड़ा सा ये टॉपिक ऐसा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ा रही हूँ। ठीक, चलो, स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ HRM एंड डील्स विद। अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या स्टाफिंग HRM का पार्ट है तो वो किस किस चीज़ों में डील करता है? तो देखो बेटा, स्टाफिंग क्या क्या करता है हमारा? फाइंडिंग एंड इवेल्युएटिंग एंड बिल्डिंग द वर्क रिलेशनशिप विद द पीपल। स्टाफिंग के अंदर सिर्फ हम ये काम कर रहे हैं, हम लोगों को ढूंढ रहे हैं, हम इवेल्युएट कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप बना रहे हैं, किसका? लोगों का, उनके वर्क के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि स्टाफिंग जो है वो एक मैनेजमेंट का फंक्शन भी है। ठीक है, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टाफिंग जो है वो मैनेजमेंट का फंक्शन है। 5 में से एक फंक्शन हमारा स्टाफिंग भी होता है, एज वेल एज स्टाफिंग एक फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट भी है। स्टाफिंग एक फंक्शनल एरिया भी, फंक्शनल एरिया मतलब कि जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शंस को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, जैसे कि हम प्रोडक्शन फंक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, तो इसी तरीके से स्टाफिंग भी आजकल एक फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट बन चुका है। जैसे कि फाइनेंस और मार्केटिंग के लिए हमें अलग डिपार्टमेंट चाहिए, ऐसे ही आज हमें स्टाफिंग के लिए भी अलग डिपार्टमेंट चाहिए, जिसको आज हम HR डिपार्टमेंट का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 बातें स्टाफिंग के बारे में क्या है इंपॉर्टेंट जाननी, ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी है, ये फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट भी है। ठीक है, जो बाकी सब फंक्शंस में नहीं है। अब स्टाफिंग इज अ लाइन एंड स्टाफ एक्टिविटी। कैसे? लाइन फंक्शन का मतलब होता है कि जितने भी मैनेजर्स हैं वो स्टाफिंग का परफॉर्म करेंगे टास्क, सभी को करना ये काम, सभी अपने अपने लेवल पे हायर कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, बट एक ये स्टाफिंग अलग से फंक्शन भी है। यहाँ पर जो HR डिपार्टमेंट है ये एडवाइस करता है, सपोर्ट करता है सभी मैनेजर्स को ये काम करने के लिए। ये मत समझो कि HR डिपार्टमेंट ही सारे काम करेगा, कि उसी का ही जो भाई स्टाफिंग का जो काम है वो सिर्फ HR डिपार्टमेंट का ही है, नहीं, आप सभी को ये फंक्शन परफॉर्म करना है, वो आपकी मदद करेगा उस फंक्शन को परफॉर्म करने में। तो इसीलिए बोला गया कि ये लाइन फंक्शन भी है और स्टाफ फंक्शन भी है। नेक्स्ट, ये लो टॉपिक का समरी चार्ट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समरी नोटबुक में जरूर बनाना है। अभी बनाना चाहते हो तो अभी बनाकर वीडियो को बीच में रोक कर पहले बना लो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ।
लास्ट वाला भी पॉइंट है। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये जितना भी टॉपिक अब तक हमने पढ़ा है एचआरएम का, हमने एचआरएम का पूरा कॉन्सेप्ट, उसका इवोल्यूशन, उसके फंक्शन सब कुछ पढ़ लिए हैं। ये उसका एक समरी चार्ट है जिसमें हमने ये पता चला कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जिसकी वजह से हायरिंग ऑफिसर आया, यानी कि हमने एक बंदा रखा जो हमारे यहाँ पर लोगों को हायर करेगा। लेकिन धीरे धीरे ट्रेड यूनियन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लोगों ने अपनी यूनियन बनानी स्टार्ट करी, जिसके लिए हमें एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर रखना पड़ा। बट क्योंकि लेबर वेलफेयर ऑफिसर से अकेले से काम नहीं चल रहा था, तो उसके बाद लेटर ऑन हमने पर्सनल ऑफिसर, या जिसको हमने बाद में पर्सनल मैनेजर कहा, उसको हमने रखा, जिसका काम था रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट करना। देन जब पर्सनल मैनेजर आया, फिर हमें ये बात और समझ में आई कि जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है वो ये कहती है कि लोग ही हमारी सफलता की चाबी हैं। और जब लोग हमारे सफलता की चाबी बने और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी लगातार बढ़ने लगी, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर और भी ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा, तो ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी। अब ट्रेनिंग के लिए तो हमें एक स्पेशल लोग चाहिए, तो इसीलिए हमने रखा यहाँ पे एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जो आज का हमारा मॉडर्न एचआरएम है। तो ये पूरी कहानी स्टाफिंग से लेकर एचआरएम तक की आज मैंने आपको समझाई। पहले मुझे यहाँ तक बताओ कि यहाँ तक की क्या सारी बातें आप लोगों को क्लियर है। प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए कि यस मैम ये वाला टॉपिक हमें क्लियर है। थोड़ा सा हाँ हमें परेशानी शायद हो सकती है इस टॉपिक को करने में, लेकिन हमने ये चार्ट की हेल्प से और ज़्यादा अच्छे से समझ लिया। जल्दी से मुझे बता दीजिए ये बात समझ आ गई है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने असली मुद्दे की तरफ, ठीक है। और असली मुद्दा हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग से रिलेटेड। तो हम स्टार्ट करते हैं अब ये कि स्टाफिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ तो स्टाफिंग का ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा डायरेक्ट आता है। बहुत रेयर है कि आपसे केस स्टडी में ये वाला टॉपिक पूछा जाएगा। 3 से लेकर 4 मार्क्स तक के लिए आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। 3 और 4 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। हाँ जी। अब इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के लिए शायद पहले के टॉपिक में हो गया होगा जोश थोड़ा सा कम, बट इस टॉपिक से नाउ यू विल सी द जोश। अब रहेगा जोश हमारा एकदम हाई, ठीक है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के लिए क्या याद रखना है, सी द जोश। किसका जोश, हमारे ह्यूमन रिसोर्स का। तो बेटा देखते हैं जरा इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में कैसे है हमारा जोश। तो सी से है यहाँ पर कॉम्पिटेंट पर्सनल, लिखिए फटाफट समरी नोटबुक में, कॉम्पिटेंट पर्सनल। आपके लिए थोड़ा और इसको अच्छे से लिख देते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सनल। जे से है बेटा जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन। ओ से है बेटा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और जब हम यहाँ पर क्योंकि स्टाफिंग के अंदर है तो डेफिनेटली रिसोर्सेज का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज से ही होगा यहाँ पर। और उसके बाद एस से है बेटा सर्वाइवल एंड ग्रोथ, और एच से है हमारे पास हायर परफॉर्मेंस, ठीक है बच्चे। सो ये हमारा है सी द जोश। सी फॉर कॉम्पिटेंट पर्सनल, जे से है जॉब सेटिस्फैक्शन, ओ से है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एस से है सर्वाइवल एंड ग्रोथ, और एच से है हायर परफॉर्मेंस। सो आई होप कि आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा मेरे साथ साथ, या 2 मिनट रुक कर पहले इसको लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, जहां पर सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास हायर परफॉर्मेंस। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ हायर परफॉर्मेंस की, मैं चाहती हूँ कि मेरे वर्कर बहुत अच्छा परफॉर्म करें, तो उसके लिए पहला अच्छा काम तो मुझे ही करना है ना। मैं यहाँ पर एक राइट पर्सन को जब राइट जॉब पर रखूंगी, जिसको जो काम करना आता है उसको वही काम दूंगी। जैसे कि मेरे पास कोई एक एम्प्लॉय जिसको मैंने अपने यहाँ पे रखा, वो बंदा MBA करके आया, MBA करके आया किसमें, मार्केटिंग में, ठीक। अब मैंने उसको कहा जी अच्छा ठीक है आप मार्केटिंग में MBA करके तो आए हो, लेकिन ना मुझे जरूरत तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, तो एक काम करो तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर लो।
अब यहाँ पे मैं ही गलती कर रही हूँ तो फिर उसका अंजाम भी तो मुझे गलत ही भुगतना पड़ेगा। या फिर मेरे घर में एक पार्टी आई थी, भाई पार्टी पार्टी पार्टी, खाना पीना तो करना पड़ेगा। मेरे घर पे पार्टी ऑर्गेनाइज हुई, मुझे केक बनवाना था, ठीक है। अब आपको पता है यार, केक बनाना एक अलग काम है, नॉर्मल घर की ये सब्जी रोटी बनाना एक अलग काम है। तो मैंने यहाँ पर जो एक नॉर्मल बंदा था जिसको घर के खाना पीना अच्छे से बनाना आता था, उसको कहा कि जी केक भी तुम ही बना दो। बट ज़रूरी नहीं है कि जो नॉर्मल खाना पीना बनाने में अच्छा हो वो केक भी बहुत अच्छा बनाता हो। तो यहाँ मैं ही गलत काम कर रही हूँ। तो अब ऐसे में वो केक नहीं कट रहा, बर्थडे सेलिब्रेट करते टाइम वो कटिंग ही नहीं हो रही क्योंकि केक बहुत टाइट बन गया है। तो इसमें किसकी गलती है? गलती तो मेरी ही है ना। तो प्रॉपर स्टाफिंग इसीलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि हमें करना है पुटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब सो दैट वी कैन अचीव द हायर परफॉर्मेंस फ्रॉम आवर एम्प्लॉयज, ठीक है। अब यही काम जरा आप यहाँ पर देखो, मेरे एग्जाम्पल के अंदर आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। यहाँ पे ये जो हमारे जोमेटो वाले हैं, ठीक है, फिर से मैंने बताया था ना जोमेटो वालों से मेरा टाई अप है। इन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप प्रमोशन करते रहो करते रहो करते रहो। मैंने कहा जी ठीक है, मैं करती रहूंगी। तो जोमेटो वालों के अंदर आपने ये देखा होगा कि इन्होंने सही काम कर रखा है, इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी स्टाफिंग करी है जिसकी वजह से जो डिलीवरी स्पीड है वो इम्प्रूव हो रही है, कस्टमर रेटिंग लगातार बढ़ रही है और ओवरऑल जो इनकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो रही है। यानी कि जब भी अपने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को रखते होंगे तो देखते होंगे कि क्या वो पर्सन वो काम कर पाता है या नहीं कर पाता है, उसी के हिसाब से फिर यहाँ पे अपॉइंटमेंट होता होगा। तो पता चल गया पहला पॉइंट क्या कहता है, हायर परफॉर्मेंस कैसे इंश्योर होगी, बाय पुटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ठीक, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट क्या है मैम, कॉम्पिटेंट पर्सनल। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंट का मतलब होता है बेटा वेल क्वालिफाइड, ठीक है, अच्छे पढ़े लिखे अच्छे लोग लिखने हैं हमें अपने यहाँ पर। सो इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग द कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर द वेरियस जॉब। अलग अलग जॉब्स अवेलेबल है आपके यहाँ पर, अलग अलग जॉब के लिए आपको अलग अलग तरीके के लोग रखने होंगे ना, जिसकी जो क्वालिफिकेशन है उसी के हिसाब से आप उसको वर्क असाइन करोगे। अब यहाँ पे स्टाफिंग आपको एक मौका देती है, सुनहरा मौका, कि आप अपने यहाँ पर हर एक जॉब के लिए एक वेल क्वालिफाइड एक ट्रेंड पर्सन अपने यहाँ पर आप अपॉइंट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर ना अभी मैं जब आपको पढ़ाऊंगी आगे का, इसकी कहानी आगे की सुनाऊंगी, तो रिक्रूटमेंट हमें एक ऐसे ऑप्शन देता है जहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन ऑप्शन ही ऑप्शन ऑप्शन ही ऑप्शन होते हैं और उसमें से अपने लिए हम बेस्ट को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जरा इन्फोसिस के अंदर क्या होता है। इन्फोसिस जब प्रॉपर स्टाफिंग करती है सो दे ऑलवेज हैव अ टैलेंटेड वर्कफोर्स टू हैंडल द कॉम्प्लेक्स कोडिंग प्रोजेक्ट्स, कि उनके यहाँ पे जितने भी कोडिंग प्रोजेक्ट्स होते होंगे उनके यहाँ पर उसको हैंडल करने के लिए टैलेंटेड वर्कफोर्स है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से अपने यहाँ पर पर्सनल्स को हायर कर रखा है। ठीक है, चलो जी मैडम ये कहानी भी समझ आ गई हमें, आगे बढ़िए। सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए तो ज़रूरी है, खोले थे ना वो 4 चाइनीज आउटलेट बट नहीं चल पाए ना, 2 को तो अपनी दुकान पे ताला लगा के जाना पड़ा। क्यों? स्टाफिंग अच्छे से नहीं करी थी उन्होंने जो लोगों को नॉर्थ इंडियन खाना अच्छे से बनाना आता था उसको चाइनीज खाना बनाने के लिए रख दिया था। तो कैसे मैच हो पाता? मैच नहीं हो पाया और बहुत जल्दी वहां पर ताले लग गए। ठीक है, तो बस यही कहानी वो यहाँ पर समझा रहे हैं आपको कि सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉपर स्टाफिंग करना, क्योंकि यहाँ पर सक्सेशन प्लानिंग जो है मैनेजर की वो बहुत काम आने वाली है। अरे भाई क्या बात है, सक्सेशन प्लानिंग जो है मैनेजर्स की वो यहाँ पर प्रॉपर स्टाफिंग जब करेगी तो कंटिन्यूसली ग्रोथ और सर्वाइवल ऑर्गेनाइजेशन का होता रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप हमारे एग्जाम्पल में देखें, सो अगर प्रॉपर तरीके से हम इस काम को करते हैं, सो दिस विल कीप द टीम मोटिवेटेड एंड हेल्प्स द कंपनी ग्रो एंड स्टडी ओवर द डिकेड्स। कि आप धीरे धीरे लेकिन लगातार आप आगे बढ़ते जाओगे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज खुश होते हैं ना तो खुशी में वो अच्छा काम करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर ये समझते हैं कि डांट से या इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी डोमिनेंस दिखाने से ही काम कराया जा सकता है। नहीं, हमेशा ये ध्यान रखना, कल को जब तुम भी बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे, अपना खुद की कंपनी को जब तुम खोलोगे और खुद तुम लोगों को संभालना शुरू करोगे, तो ये एक सजेशन मैं तुम लोगों को भी देना चाहूँगी कि बेटा अपने यहाँ पर जो आपके एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाना, वो मैंने आपको इनफॉर्मल में भी समझाया कि वो भी गलत होता है कि बहुत ही बिल्कुल ही आपने उनको आज़ादी दे दिया, नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर तुम्हारे एम्प्लॉयज़ तुमसे खुश हैं, आप उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, एक ऐसा काम दे रहे हो जिसको करने से उन्हें खुशी मिलती है, तो वो अपना 100% देंगे। ठीक है, लेकिन अगर उन्हें उस ऑर्गेनाइजेशन में अपनेपन का एहसास नहीं होगा, वो उस काम को करते करते खुश नहीं होंगे, तो वो बस उतना ही काम करेंगे
जितना उनको पैसा मिलता है, यानी कि जितना दाम उतना ही काम। लेकिन जब हम खुशी खुशी काम करते हैं, अपनेपन के साथ काम करते हैं, तो फिर पैसा इतना मैटर नहीं करता। पैसे के लिए तो देखो हर इंसान काम कर ही रहा है, लेकिन जब इंसान दिल से काम करता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिल से पढ़ाती हूँ, इसलिए बहुत सारी चीजें बताती हूँ, तो यहाँ पर हम अपने 100% से भी कह सकते हो कि ज्यादा ही कर जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। तो देखो सर्वाइवल एंड ग्रोथ तो आपको समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब जॉब सेटिस्फैक्शन भी तो जरूरी है। हम जॉब कर रहे हैं बट उस जॉब से सेटिस्फाइड ही नहीं है, तो कैसे परफॉर्मेंस अच्छी आएगी? तो जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। सो स्टाफिंग इंप्रूव्स द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज थ्रू द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड द फेयर रिवॉर्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। यानी कि जब आप अपने यहाँ पर एम्प्लॉय को रखोगे तो पहले आपको ये चेक करना है कि आपको उससे काम क्या कराना है, काम के साथ मैच करने हैं स्किल्स, और स्किल्स के साथ मैच करनी है क्या बेटा, पे। तो ये जब तीन चीजों में जब आपका कोऑर्डिनेशन सेटअप होगा, तब आप कह सकते हो कि आपका जो एम्प्लॉय है वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है, और सेटिस्फाइड होते जो उसका मोटिवेशन लेवल है वो क्या हो जाएगा, हाई। जैसे कि यहाँ पर देखो जो TCS है हमारी कंपनी, वो फ्लैक्सिबल वर्किंग आवर्स देती है अपने एम्प्लॉयज को, और रेगुलर अप्रेजल यानी कि रेगुलर उनके मोटिवेशन के लिए काम होता है, और एम्प्लॉय को इससे ऐसा फील होता है कि यार हम भी कुछ हैं इनके लिए, जिसकी वजह से उनका जॉब सेटिस्फैक्शन और अपनी कंपनी के लिए जो उनकी लॉयल्टी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेटा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब सबसे बड़ी चीज, रिसोर्स वेस्ट नहीं करना, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मटेरियल रिसोर्सेज हो जिसे हम फिजिकल रिसोर्स कहते हैं, चाहे हमारे ह्यूमन रिसोर्स हो। बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज रख लोगे अपने यहाँ पे तो अल्टीमेटली तुम्हारी कॉस्ट बढ़ेगी ना, काम तुम्हारे पास कम है, एम्प्लॉय तुमने ज्यादा रखे हुए तो वो औरों को भी एक तो डिस्टर्ब करेंगे, प्लस तुम्हारी तो मैनेजरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, यानी कि तुम्हारी तो कॉस्ट बढ़ेगी। पैसा तो तुमको उनको देना ही पड़ेगा, अब चाहे तुम उनको खाली बिठाओ या फिर उनसे काम कराओ, या फिर अगर तुम्हारे यहाँ पर कम रिसोर्स है, यानी कि तुम्हारे पास काम तो ज्यादा है लेकिन लोग कम है, तो तब भी तो तुम्हें ही नुकसान है। तो तुम्हें करना है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि बेस्ट यूज करना है अपने रिसोर्सेज का। कैसे? प्रॉपर स्टाफिंग हेल्प्स टू एंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय अवॉइडिंग ओवरमैनिंग। आपको ओवरमैनिंग नहीं करनी है, मतलब आप आंख बंद करके रखे जा रहे हो अपने यहाँ पे एम्प्लॉयज, देख ही नहीं रहे हो कि जरूरत है भी या नहीं जरूरत है, बिना आप सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के आप अपने यहाँ पे रिसोर्सेज, अपने यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स रख रहे हो, तो बहुत गलत है। ठीक है, सो इट प्रिवेंट्स द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल एंड हाई लेबर कॉस्ट। तो ना तो हमें अपने रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन करना है, ना अपनी कॉस्ट बढ़ानी है। कैसे? अब देखो अगर तुम्हारे यहाँ पर सपोज करो एक डिपार्टमेंट है, इसमें 12 लोगों की जरूरत थी लेकिन यहाँ पर 15 लोग काम कर रहे हैं, ठीक, इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन आपके पास ऐसा है जिसके अंदर 10 लोगों की जरूरत है, 10 लोगों की जरूरत है लेकिन 7 ही काम कर रहे हैं, तो अब आपके लिए क्या रहेगा आपका डिसीजन? भाई यहाँ पे 3 लोग एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 3 लोग कम है, तो एक काम करो ना, यहाँ से लोगों को इधर की तरफ क्या कर दो, शिफ्ट कर दो। तो इस तरीके से भी स्टाफिंग के अंदर काम होता है कि कोई हमारा डिपार्टमेंट ऐसा है जो ओवर स्टाफ्ड है, ओवर स्टाफ मतलब जहाँ पे जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, बट एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो अंडर स्टाफ्ड है, यानी कि जितने लोगों की जरूरत है उससे भी कम लोगों से काम चलवाया जा रहा है। तो ऐसे में हमारे पास ये जो ट्रांसफर की टेक्निक है, या अभी आगे और भी चीजें हम पढ़ेंगे, तो उसकी हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पर भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या करता है, वेस्टेज को अवॉइड करता है, हमारे टैलेंट की वेस्टेज ना हो, हमारे टाइम की वेस्टेज ना हो। तो भारती एयरटेल जो है वो भी यह है इस वाले स्टाफिंग फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करती है। ठीक है बेटा, सो आई होप कि आपको ये पांचों के पांचों फंक्शंस इंपॉर्टेंस जो है स्टाफिंग की वो अच्छे से समझ आई होगी, जिसकी हेल्प से हमने समझा क्या, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का जोश, क्या देखा हमने उनका जोश। यहाँ पर C से क्या था, कॉम्पिटेंट पर्सनल, J से क्या था, जॉब सेटिस्फैक्शन, O से था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, S है सर्वाइवल एंड ग्रोथ, और H था हमारा हायर परफॉर्मेंस। सो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म, क्योंकि एक बेसिक क्लास थी, इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। अगली क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है आपको अगली क्लास में,
क्योंकि हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे स्टाफिंग प्रोसेस और आपको बहुत नॉलेज मिलेगी और बहुत मज़ा आएगा आपको वहाँ पर। तो अगली क्लास तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो आज मुझे ज़रा कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई या नहीं आई, और कहाँ तक आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है आपकी, वो कैसी है, ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। सो बच्चा लोग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।